जल्दी आओ। देखो बेटा, कल हम लोग बात कर रहे थे सीवीडी के बारे में बात की। सीवीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो एक तरीके का यूएनएफ के द्वारा किया गया प्रयास है जो हमारी जैव विविधता है उसको संरक्षित करने, ठीक है। और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होती है, हमने देखा था, और इंडिया के द्वारा भी रेटिफाइड है। और ओवरऑल जो कंट्री है कितने हैं, 196 देशों के द्वारा रेटिफाइड है, मतलब स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये जो है प्रभावी हुई है 1993 से, ठीक है बेटा, प्रभावी 1993 से हुई है। फिर हमने इसमें देखा था इसके सप्लीमेंट्री जो एग्रीमेंट्स है वो कितने हैं, 2। कार्टाजेना प्रोटोकॉल है और नागोया प्रोटोकॉल है, ठीक है बेटा। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बायोसेफ्टी, और नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आनुवंशिक जो संसाधन है उन तक पहुंच, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद एक प्रोटोकॉल और है जो सीवीडी से संबंधित है, COP10 से मिली, सीवीडी COP10 से संबंधित है, उसका नाम है आईजी टारगेट्स। तो आईजी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने का गोल रखा गया था 2020 तक, ठीक है बेटा। 2020 तक इनको प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया। और ये क्या होते हैं, ये जो 20 टारगेट सेट किए गए इसके माध्यम से इनको 2020 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। और इनको डिवाइड किया गया 5 सेक्शंस में, इनको नाम दिया गया ए से ई तक, ए से ई तक में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था, हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात की थी। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये साइट्स होते हैं, मतलब कुछ स्थल होते हैं जिनको मैप यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत पहचान दी गई होती है, ठीक है बेटा। जो पहचान दी गई है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें, और किस प्रकार से जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी रह रही है उसके माध्यम से, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसमें जो है ह्यूमन प्लस नेचर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और दोनों को ही क्या करा जाता है, संरक्षित किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, कोर आती है जो कि कैसे होनी चाहिए, मिनिमली डिस्टर्ब होनी चाहिए, मतलब कम से कम उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बायोजियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए कोर में, यानी कि सभी के सभी पोषक स्तर वहां पे ऑपरेट होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या देखा था हमने, बेटा, हाँ, जो वहां पे स्थानीय समुदाय है उनका क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल राइट, जो पारंपरिक जीवन है उसको वहां पे भी संरक्षित किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमने बात की थी इसके एम्स के बारे में, यानी उद्देश्य के बारे में। क्या उद्देश्य है इसके, तो पहला तो ये कि जैव विविधता को संरक्षित करना, दूसरा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, और तीसरा सतत विकास को। तो ये इसके लक्ष्य हो गए। और हमने जोनेशन की बात की थी कि अगर एक बायोस्फीयर को देखा जाए तो कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में, 3 जोन में बटा होता है। तो सबसे जो भीतरी भाग होता है उसे क्या बोलेंगे, कोर। कोर को घेरे हुए जो भाग होता है उसे क्या बोलेंगे, बफर जोन। और बफर जोन के जो सबसे बाहरी, या कह सकते हो कि सबसे बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन, ठीक है बेटा। तो कोर क्या होती है, कोर में मानवीय गतिविधियों को पूर्णतः निषिद्ध किया जाता है, केवल अविनाशकारी अनुसंधान को छोड़कर। बफर जोन में क्या होता है, जो वहाँ पे लोकल यानी स्थानीय लोग हैं उनको लिमिटेड पहुँच दी जाती है ताकि वो संसाधन को इकट्ठा कर सकें। और ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, ट्रांजिशन जोन जो है मानवीय गतिविधियों के लिए या उनके सेटलमेंट के लिए खुले होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना। फिर इसके बाद हमने बात की थी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत के जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या है, नीलगिरी। और भारत का जो अभी तक का सबसे लास्ट में बना बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या है, पन्ना, ठीक है बेटा, पन्ना। तो सबसे लास्ट में बना हुआ कौन सा है, पन्ना, और सबसे पहला बना हुआ क्या है, नीलगिरी, ठीक। अच्छा, इन सभी 18 में से कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मैप का प्रोग्राम सपोर्ट करता है, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 12। अभी तक कितने थे, कुछ टाइम पहले तक 11 थे, लेकिन अब कितने हैं, 12, क्योंकि पन्ना को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है बेटा। तो एक के नाम याद है, कौन कौन कहाँ पे है, नीलगिरी कहाँ पे है, नीलगिरी कहाँ पे है बताओ, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत का जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा, नीलगिरी।
इसके बाद अगला कौन हो जाएगा? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद नोकरेक। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। इसके बाद अगला क्या है? निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है बेटा, ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद और मानस। मानस कहाँ है? असम में। और क्या हो जाएंगे? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और इसके बाद बताओ, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और कक्षकारण कहाँ है? गुजरात में है। और सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। दिब्रू साइखोवा ये कहाँ है? असम में है। और दिहांग दिवांग एक वाइल्ड रिजर्व है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और बताओ इसके अलावा कोई छूट रहा है? कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है बेटा। पन्ना कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। अचानकमार और अमरकंटक ये कहाँ है? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 2 राज्यों में सीधा 2 राज्यों तक फैला हुआ है। ठीक है बेटा, 2 राज्यों में इसकी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और कोई छूट रहा है? ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको याद रखना है। इनकी लोकेशन कहाँ का है ये याद रखना है। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? कक्षकारण। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? दिब्रू साइखोवा। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? दिब्रू साइखोवा। ठीक है। और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में जो मैप का यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है वो कितने बायोस्फीयर रिजर्व को सपोर्ट करता है? तो 12। ठीक है, वो 12 कौन कौन है? नीलगिरी है ऑफ कोर्स, गल्फ ऑफ मन्नार है, और नंदा देवी है। चलो, और सुंदरवन है, नंदा देवी है, नोकरेक है, और अगस्त्यमलाई है। हाँ, अगस्त्यमलाई कहाँ है? केरल में है। ठीक है बेटा। और बताओ, कंचनजंगा और पन्ना। तो कुल मिला के जो छूट रहे हैं लगभग कुल मिला के 12 हैं जिन्हें यूनेस्को का मैप प्रोग्राम सपोर्ट करता है। तो आपका ये क्या काम रहेगा? आप लिस्टिंग करोगे इसकी, घर पे जाके लिस्टिंग करोगे, 18 के 18 बायोस्फीयर लिखोगे एक तरफ। ठीक है, और वो किस राज्य में है उनके नाम लिखोगे, मतलब लोकेशन उनकी कहाँ है। और उन 18 में से जिन 12 को मैप का प्रोग्राम सपोर्ट करता है उनको अलग लिखोगे। ठीक है, उनमें से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को का मैप प्रोग्राम सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन में आएगा। उसमें 3 जो दिए होंगे वो नहीं सपोर्ट करने वाले होंगे और 1 सपोर्ट करने वाला होगा, तो वो आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसे याद रखना है। बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये क्या है बेटा, बताओ कोई भी? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे स्पीसीज की प्रचुरता बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे क्षेत्र लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे स्पीसीज का घनत्व या स्पीसीज की प्रचुरता बहुत ज्यादा होती है और जिन्हें भविष्य में मानव से खतरे भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से देखो। क्या होते हैं? एरियाज with high density, with high species richness, high species richness का संबंध है कि यहाँ पर डेंसिटी एक तरीके से with high species richness and high
एंडेमिज्म। हाई रिस्क ऑफ एंडेमिज्म, हाई रिस्क ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखो। क्या होता है बेटा, क्षेत्र होते हैं जहां पे स्पीशीज की प्रचुरता होती है, जो कि जिनको भविष्य में बहुत अधिक खतरा होता है। किससे होगा? मानव से होगा। ठीक है, एरियाज विद हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई रिस्क ऑफ एंडेमिज्म, हाई रिस्क ऑफ एंडेमिज्म, हाई रिस्क ऑफ एंडेमिज्म। बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है, इसकी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर। कब दिया था? 1988 में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो दी गई है, ये कब दी गई है? कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना। कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकल्पना। गिवन बाय नॉर्मन मेयर in 1988। ठीक है बेटा, जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कब दी गई? किसके द्वारा दी गई? नॉर्मन मेयर के द्वारा दी गई। और कब दी गई? 1988 में दी गई। अच्छा, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया में? टोटल 4। तो यहां पे लिखो, अगला पॉइंट करके नोट करके लिख लो। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया। कौन कौन से हो जाएंगे? हिमालयन हो गया। चलो यहाँ तो पहला क्या हो गया बेटा? हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसमें क्या क्या शामिल होगा? हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसमें क्या होगा? जो पूरा का पूरा हिमालयन बेल्ट है या हिमालयन रीजन है, पूरा का पूरा हिमालयन रीजन शामिल होगा। मतलब कि ईस्टर्न हिमालय प्लस वेस्टर्न हिमालय। तो क्या क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय प्लस ईस्टर्न हिमालय। और इसी को क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या हो बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? एंटायर हिमालयन रीजन। एंटायर का मतलब संपूर्ण, एंटायर हिमालयन रीजन। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखो, वेस्टर्न हिमालय प्लस ईस्टर्न हिमालय, या एंटायर हिमालयन रीजन। ठीक है, संपूर्ण हिमालय का क्षेत्र। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और गौर करनी है, जब हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं था उस समय जो ईस्टर्न हिमालय था, ये किसका पार्ट था? तो इंडो बर्मा रीजन का पार्ट था। किसका भाग था ये? ईस्टर्न वाला, ये इंडो बर्मा रीजन का भाग था। ये याद रखना थोड़ा सा। जब
जो हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं था, तब जो ईस्टर्न रेंज ऑफ हिमालयन है ये किसका भाग था बेटा? इंडो बर्मा रीजन का भाग था। ठीक है, तो अगला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या हो जाएगा हमारा? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, ठीक है बेटा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जरा इसको देखो। इसमें आएगा एंटायर, ये इस तरीके से एंटायर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट असम, असम को छोड़कर, एक्सेप्ट असम। असम को छोड़कर, ठीक है बेटा। नॉर्थ ईस्ट रीजन या एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्सेप्ट असम, ठीक है बेटा। तो इसमें जो हमारा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जो पूर्वी हिमालय जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, जितने हमारे सेवन सिस्टर्स जिसको कहते हैं ना सेवन सिस्टर्स, तो वो सारा का सारा क्षेत्र इसमें आएगा। लेकिन किसमें किसको छोड़ देंगे यहाँ पे? असम को छोड़ के। तो असम का क्षेत्र इसमें नहीं आएगा। बाकी जो सभी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनका पूरा का पूरा क्षेत्र किसमें आएगा? इंडो बर्मा में आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा? एक्सेप्ट असम, असम नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा बेटा? अंडमान के द्वीप आएंगे। अंडमान के द्वीप, अंडमान के आएंगे, निकोबार के भी आएंगे, जरा बताओ। केवल अंडमान के, निकोबार के नहीं आएंगे यहाँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे केवल अंडमान के द्वीप ही आएंगे, निकोबार के नहीं आएंगे। थोड़ा सा याद रखना, अंडमान के द्वीप। अगला है हमारा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। मतलब पश्चिमी घाट और श्रीलंका। ठीक है, अगला है जो हॉट स्पॉट है वो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो इसमें क्या रहेगा? पूरा का पूरा पश्चिमी घाट शामिल रहेगा। ठीक है बेटा, तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट इसमें शामिल रहेगा और साथ ही साथ जो श्रीलंका का क्षेत्र है वो भी किसमें शामिल रहेगा? इसमें। चौथा क्या है? सुंडालैंड। इसमें क्या आएगा? निकोबार के द्वीप समूह यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निकोबार के द्वीप समूह। निकोबार के द्वीप। ठीक है, अंतर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। निकोबार के द्वीप यहाँ पे आएंगे और अंडमान के द्वीप कहाँ पे आ रहे हैं? इंडो बर्मा में। ठीक है, हाँ, दूसरा इंडो बर्मा में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। ये मत समझना कि अगर अंडमान लिख दिया तो अंडमान निकोबार पूरा यहीं पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे निकोबार यहाँ पे आएगा यानी कि सुंदरलैंड में, और अंडमान के द्वीप कहाँ आएंगे? इंडो बर्मा रीजन में आएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही नाम है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये पूरा का पूरा ज्वाइंट क्या है? ये अपने आप में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है बेटा, ये अपने आप में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना। ये तीसरी कैटेगरी हमारी, चार है ना, इन चारों में से तीसरा ही है। ठीक है, अब जरा एक छोटा सा अगर मैप बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं मैप बनाने की।
ठीक है, ये कुल मिला के इंडिया का मैप है, जैसा वाला बना लेना हम लोग ठीक बनाना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन कहाँ पे हो जाएगा? अगर हम बात करें हिमालयन रीजन की तो हमारा ये वाला क्षेत्र, ठीक है, एक तरीके से ये वाला क्षेत्र जितना भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, लगभग ये वाली बेल्ट क्या हो जाएगी? हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन की हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला जो क्षेत्र जा रहा है इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय किसमें आ जाएगा? हिमालयन रीजन में। ठीक है, अगला क्या है? इंडो बर्मा। तो इंडो बर्मा का जो क्षेत्र आएगा वो कहाँ पे आएगा? ये वाला बर्मा, क्योंकि कहाँ होता है ये, यहाँ पे लोग बांग्लादेश हो जाता है इस तरीके से, और बर्मा का रीजन ये वाला है। ठीक है, क्योंकि भारत भी साथ में, इसीलिए इसको साथ में लिख दिया इंडो बर्मा। ठीक है, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा का रीजन। वेस्टर्न घाट कहाँ पे आ जाएंगे? ये वाले, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे नीचे क्या होता है? श्रीलंका। तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बचा? सुंडालैंड। सुंडालैंड कहाँ पे होगा? यहाँ पे, जहाँ पे निकोबार के द्वीप आ रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है बेटा, निकोबार। समझने के लिए देख लो केवल इनकी लोकेशन के हिसाब से। पश्चिमी जो हिमालय वो यहाँ पे, पूर्वी हिमालय यहाँ पे है, इंडो बर्मा रीजन ये यहाँ पे होता है, पश्चिमी घाट हमारा इस जगह है, और निकोबार बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे होता है नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये चार के चारों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि पूरे भारत में फैले हुए। अच्छा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को कैसे घोषित किया जाएगा? क्राइटेरिया क्या होते हैं उसके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को घोषित करने के? देखो, ऐसा क्षेत्र जहां पे 1500 स्थानिक वनस्पतियां हो, 70% मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो, और 30% वनस्पतियों पर विलुप्ति का खतरा हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के आधार। तो इसमें नंबर 1, नंबर 2 करके लिखते जाओ जरा। चलो, नंबर 1 में लिखो, या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के आधार क्या हो जाएंगे? नंबर 1 में लिखो, ऐसा क्षेत्र जिसमें 1500, ऐसा क्षेत्र जिसमें 1500 स्थानिक वनस्पतियां पाई जाती हूं, 1500 स्थानिक वनस्पतियां पाई जाती हूं, नंबर 2, जिसका 70% मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो, जिसका 70% मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो। नंबर 3, 30% वनस्पतियों पर
30% वनस्पतियों पर विलुप्ति का खतरा। 30% वनस्पतियों पर विलुप्ति का खतरा। ठीक है बेटा, हो गया। तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जिन्हें जानना जरूरी था। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज, और हिंदी में लिख लो यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र। ठीक है बेटा, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब क्या हो गया? संरक्षित क्षेत्र। ठीक, तो होते क्या है ये एक प्रकार की प्रिंसिपल मैकेनिज्म है क्या करने की? बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने की इन सीटू कंजर्वेशन के माध्यम से। ठीक है, क्या है? एक प्रकार की प्रिंसिपल मैकेनिज्म है इन सीटू माध्यम से बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने की। तो इसमें लिखो बेटा स्वस्थाने या इन सीटू स्वस्थाने संरक्षण के माध्यम से, स्वस्थाने संरक्षण के माध्यम से स्वस्थाने संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख युक्ति है, एक प्रमुख युक्ति है या विधि है। एक ही बात है, एक प्रमुख विधि है या युक्ति है जो लिखा है। एक प्रमुख युक्ति है या विधि है जो, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया की जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो ये आ रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, एक हमारा अधिनियम आया है जिसका नाम याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है? ये 1972। इसी को बेटा बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें सन 2000 में एक संशोधन हुआ। इसमें क्या हो रहा है? एक संशोधन होगा, संशोधन हुआ, और संशोधन के माध्यम से जो नया एक्ट बना वो उसका नाम क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ब्रैकेट में डालो इसको, अमेंडमेंट एक्ट। और ये कौन सा है? 2002। अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा संशोधन। ठीक है, संशोधन हुआ 2002 में और इसका नाम क्या पड़ गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। तो मेन एक्ट हमारा क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो इस पे ध्यान दो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हमने बीच में क्या जोड़ दिया? अमेंडमेंट, क्योंकि संशोधन हो रहा है 2002 में, और इसीलिए नाम क्या हो गया इसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार जो संरक्षित क्षेत्र है इसकी अवधारणा को परिचित कराया गया। ठीक है, यह लागू कराया गया। इसी में यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लो, एरो के नीचे लिख देना। इसके माध्यम से पहली बार
इसके माध्यम से पहली बार संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को इसके माध्यम से पहली बार संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को लागू किया गया ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को किसके माध्यम से लागू किया गया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें जो संशोधन हुआ है कब हुआ है बेटा, इसमें संशोधन कब हुआ है, जरा यहाँ देखो। इसमें 1991 में संशोधन हुआ है, 2002 में संशोधन हुआ है, 2006 में संशोधन हुआ है और 2022 में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो इसमें संशोधन कब हुआ है, 1991 में हुआ है, 2002 में हुआ है, 2006 में हुआ है और 2022 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा, 1991 भी दे सकता है, ये वाला का एक ऑप्शन होगा, 2006 दे सकता है, 2022 दे सकता है। तो पूछेगा कि जो कॉन्सेप्ट है हमारी प्रोटेक्टेड एरियाज की, ये किसके तहत इंट्रोड्यूस की गई या लागू की गई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 2002। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में वहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, जब जब यहाँ पे संशोधन हुआ है, बस ये डेट याद रखनी है। ठीक है, हो गया, यूज कर देता हो गया। देखो, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं भारत में, उनके स्टेटस क्या है, मतलब कितने प्रकार के हैं। जो भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका स्टेटस मतलब कि वो कितने प्रकार के हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे क्या आएगा, नेशनल पार्क। दूसरा क्या आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा क्या आएगा, कंजर्वेशन रिजर्व। चौथा क्या आएगा, कम्युनिटी रिजर्व। और 5वां क्या आएगा, मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो 5 तरीके के जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं भारत में, ठीक है, उनके नाम याद रखना जरूरी है। तो अगला यहाँ पे टॉपिक है हमारा उसी में कि स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये 5 टाइप्स के हैं बेटा, 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, ये या है बेटा, ठीक है, या अभयारण्य। तीसरा क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व। इसको कहते हैं सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र।
चौथा है बेटा, पांचवा है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया। बेटा एक मिनट लिख देते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, शॉर्ट फॉर्म में NPA, मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, और इसको कहते हैं समुद्री आरक्षित क्षेत्र। समुद्री आरक्षित क्षेत्र। कंजर्वेशन रिजर्व, इसका नाम ही है, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित और रिजर्व का मतलब क्या होगा, आरक्षित, संरक्षित आरक्षित। तो उसका इतना ज्यादा हिंदी बात नहीं रही है, बस इतना इसको नाम रखो कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा होगा। तो 5 तरीके के हैं ये, तो याद रखना। जो डाटा थोड़ा सा पुराना है उसके अकॉर्डिंग 105 नेशनल पार्क है अभी तक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है, लगभग 551 है। अपडेट हुए हैं, नई संख्या भी बनी है एक, तो उसको आप लोग एक बार चेक करना। नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, वाइल्ड लाइफ की संख्या कितनी है, इसको थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करोगे कि अब कितने हो गए हैं, ठीक है। अभी तक फिलहाल 105 थे, अब एक और बड़ा है उसमें 106 है, और हो सकता है एक आधा और नया बन गया तो 107। तो आई थिंक 106 एंड 107 के आसपास की संख्या होनी चाहिए, और इसमें भी अगर थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो ये नंबर आपको चेक करना है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क पाया जाएगा जिसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, बहता हुआ मतलब एक तरीके से फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कायबुल लमजाओ, जिसका नाम है कायबुल लमजाओ, वो कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। और जो मरीन नेशनल पार्क है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ पाया जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार। तो इतना ये बातें कुछ याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डाटा याद रखना है यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सबसे ज्यादा संख्या क्या है, अंडमान एंड निकोबार, दूसरे नंबर पे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बना था, कर्नाटक में, सॉरी पहला कंजर्वेशन रिजर्व बना है तमिलनाडु में। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बना है, ये तमिलनाडु में, और इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ है, कर्नाटक में। लिखते चलो, जो बात मैं बोल रहा हूँ तो लिखते जा रहे हैं। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बना है, तमिलनाडु में, और इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व ये कहाँ है, कर्नाटक में बना है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत में करके जो पीकॉक, हमारा एक पीकॉक कम्युनिटी रिजर्व है, वो कहाँ है बेटा, कर्नाटक में। पीकॉक जो कम्युनिटी रिजर्व वो कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, कम्युनिटी रिजर्व में गोगा बेल एक कम्युनिटी रिजर्व आता है, ये कहाँ है, बिहार में। तो गोगा बेल कम्युनिटी रिजर्व कहाँ है, बिहार में, ठीक है, गोगा बेल। और एक है लालवन, लालवन जो है ये कम्युनिटी रिजर्व, ये कहाँ है, पंजाब में। लालवन कम्युनिटी रिजर्व कहाँ है, पंजाब। जो बांकेपुर एक नाम है, बांकापुर या बांकापुर, ये एक मोर से संबंधित संरक्षित क्षेत्र है। बांकापुर जो मैंने बोला ना, बांकापुर पीकॉक, ठीक है, बांकापुर पीकॉक, ये बेटा कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। ये बांकापुर पीकॉक जो है एक कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा वहां पे करेक्शन करना। जो बांकापुर पीकॉक है ये क्या है, एक कंजर्वेशन रिजर्व है। और इसमें जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज है, इसमें एक नाम आता है महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार।
इसीलिए अगला लिख लो गहिरमाथा, गहिरमाथा मैराइन, गहिरमाथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ है बेटा? उड़ीसा में, गहिरमाथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस पांचवें वाले में लिखना है, इस वाले में गहिरमाथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है उड़ीसा। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा होमवर्क क्या रहेगा, जरा इसको ध्यान से देखो। ये अंडमान एंड निकोबार होमवर्क क्या रहेगा, आप एक लिस्टिंग करोगे, लिस्टिंग किसकी? नेशनल पार्क की लिस्टिंग करोगे, नेशनल पार्क की। होमवर्क जरा नोट करो। नेशनल पार्क मींस एनपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेशनल पार्क की क्या करोगे? लिस्टिंग करोगे। कैसे करोगे? एक तरफ नेशनल पार्क लिखोगे और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? संबंधित राज्य, मतलब कौन सा नेशनल पार्क कहां पाया जा रहा है, या संबंधित राज्य या क्षेत्र, मतलब कोई अगर जिला विशेष है तो कहां कौन से जिले हैं, या किन किन जिलों की सीमाओं को घेर रहा है, इस तरीके से। तो संरक्षित राज्य या क्षेत्र, संबंधित राज्य क्षेत्र, तो इस तरीके से लिस्टिंग करोगे बेटा। नेशनल पार्क, संरक्षित, संबंधित राज्य क्षेत्र, मतलब कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जा रहा है। ऐसे ही क्या करोगे, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारी जितनी भी, सब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको क्या करोगे? एक तरफ लिख लिया वाइल्ड लाइफ के नाम और दूसरी तरफ क्या लिखिए? संबंधित राज्य या क्षेत्र। ऐसे इसको लिस्टिंग करोगे, संबंधित राज्य या क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप लोग का काम है, लिस्टिंग करके लाओगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ की जो इंपॉर्टेंट है उनका लिस्टिंग करके लाओगे। छोटा सा इसमें टॉपिक है कि तीनों में अंतर क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें अंतर क्या है ये मैं भी कराऊँ। ठीक, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, and biosphere reserves. ठीक है बेटा, इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बस इनको केवल थोड़ा सा देखना है। देखो, एक तरफ क्या लिखोगे? नेशनल पार्क, ठीक है, बीच में क्या लिखोगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इधर क्या लिखोगे? BR मींस बायोस्फीयर रिजर्व्स। फुल फॉर्म लिखना आप लोग, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखो। एक टेबल बनाओ ऐसे करके। देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहला इसमें पॉइंट लिखोगे। तो ये क्या करता है, इसमें टोटली जो वाइल्ड लाइफ है हमारी उसको संरक्षित किया जाएगा। पहले समझो, इसमें क्या किया जाएगा?
वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जाएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें क्या होता है, ये किसी स्पेसीज को, खासकर कुछ विशेष स्पेसीज को लेके यहाँ पे संरक्षण किया जाता है और ये एंटायर इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ, कंप्लीट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जाएगा, इसमें खास स्पेसीज को, और ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या करेगा, संरक्षित करेगा। पहले समझो लेजिस्लेशन यानी कि विधायन क्या क्या होता है। तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू किया गया, इसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू किया गया, और ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत इसको पहचान मिली। ठीक है, अब क्या होता है, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कितना हद तक कहाँ प्रोटेक्शन होगा। तो यहाँ पे होगा कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पे मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से क्या होंगी, निषिद्ध होंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ हद तक छूट दी जाएगी। यहाँ पे कोर एरिया में जो मानवीय गतिविधियां हैं वो क्या होंगी, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगी। बफर और ट्रांजिशन एरिया में यहाँ पे छूट मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका अगर आईसीएल स्टेटस की बात करें तो ये आईसीएल स्टेटस कैटेगरी सेकंड में आएगा, ये आईसीएल स्टेटस कैटेगरी 4 में आएगा, और ये आईसीएल स्टेटस कैटेगरी 5 में आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख लो प्रोटेक्शन टाइप, तो यहाँ इसमें नंबर 1 करके लिख लो। यहाँ पर वन्य जीव, यहाँ पर वन्य जीवन रखो, यहाँ पर वन्य जीवन को संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर वन्य जीवन को संरक्षित किया जाता है। वाइल्ड लाइफ पे लिखो नंबर, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखो। यहाँ पे आप यह किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण से, यह किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से होता है। यह किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से होता है। और तीसरे वाले में लिखो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर संपूर्ण पारितंत्र को, यहाँ पर संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित किया जाता है। नंबर 2 लिखो नेशनल पार्क के तहत नंबर 2, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मान्यता मिली है, संरक्षण के तहत मान्यता मिली हुई है, या मान्यता मिली है, इसे वन्य जीव संरक्षण के तहत मान्यता मिली हुई है। यहां भी लिख लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसे भी वन्य जीव संरक्षण के तहत मान्यता मिली हुई है, इसे भी वन्य जीव संरक्षण के तहत मान्यता मिली हुई है। बायोस्फीयर रिजर्व में लिखो बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व में आओ, इन्हें यूनेस्को के मैप MAB मैप कार्यक्रम के तहत, इन्हें यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत पहचान मिली है। यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत पहचान मिली है। अब नेशनल पार्क में तीसरा पॉइंट लिखो, मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं। मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं। पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं। वन्य जीव अभयारण्य में लिखो, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाले में कुछ हद तक छूट प्राप्त होती है, कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों से, कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों को छूट प्राप्त होती है।
कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों को छूट प्राप्त होती है। कोर इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में छोड़ बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया को छोड़कर बफर और ट्रांजिशन क्षेत्रों में कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों की छूट होती है। अगला पॉइंट को नेशनल पार्क में राष्ट्रीय उद्यानों को कभी भी वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वाइल्ड लाइफ वाले में लिखो यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व में लिखो बेटा। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य दोनों शामिल हो सकते हैं। अगला पॉइंट नेशनल पार्क में इसे IUCN स्टेटस कैटेगरी 2 में कैटेगरी 2 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ वाले में लिखो इसे IUCN स्टेटस कैटेगरी 4 में रखा गया है। बेटा 2 ऐसे लिखना रोमन में, 2 और 4 ऐसे लिखो। इसको जिसने गलत वो इंग्लिश वाला अंक लिखा है वो वहां पे गलत है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसको रोमन में लिखेंगे IUCN स्टेटस कैटेगरी 2 और वाइल्ड लाइफ में लिखो इसे IUCN स्टेटस कैटेगरी 4 क्या लिखा? हाँ, IUCN स्टेटस कैटेगरी 4 में रखा गया है। इसमें लिखो BR वाले बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे IUCN स्टेटस कैटेगरी 5 में रखा गया। कैटेगरी 5 रोमन में लिखना बेटा 5 V बना के लिखना है 5 को इस तरीके से। इसे IUCN स्टेटस कैटेगरी 5 में रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हिंदी में लिखते हैं इसको सतत विकास। क्या होता है बेटा सतत विकास, कोई भी बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? देखो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आई कहां से, पहला सवाल ये होगा कि ये कॉन्सेप्ट आई कहां से। ये कॉन्सेप्ट आई है वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 से। कहां से आई है? वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 से, ठीक है। किस रूप में आई है? ब्रटलैंड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट, और जिसको टाइटल दिया गया था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम दिया गया था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो उसके तहत सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसकी अवधारणा पहली बार सामने आई, ठीक है। होता क्या है बताइए, ये जो हमारे संसाधन है उनका इस प्रकार से उपयोग किया जाना ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो उपयोग कर सके इनका, और साथ ही साथ जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको उपयोग कर सके, इसीलिए इनको संरक्षित किया जाना क्या कहलाता है? सतत विकास। हाँ, सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कहना, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए जो हमारे संसाधन है इनको संरक्षित रखना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो इसमें पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम, सतत विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ल्ड कमीशन ऑफ, जो नाम लिखा है उसको लिखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है इसका, याद रखना। ब्रटलैंड रिपोर्ट, BRUDTLAND, ब्रटलैंड रिपोर्ट के रूप में परिचित कराया गया, के रूप में परिचित कराया गया। अगला पॉइंट लिखो, ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक, ब्रटलैंड, ये वाला नाम लिखो बेटा, ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर है। ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है, यह रखा गया है शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा जो मिला जुला कॉमन होता था, मिला जुला ये उभयनिष्ठ भविष्य, इस तरीके से आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है बेटा। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट है, इसका शीर्षक भी पूछा जा चुका है एक बार, इसका शीर्षक का नाम क्या है, और ये कॉन्सेप्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से आई पहली बार, ये भी पूछा जा चुका है, किस सन में आया, 1987। तो ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है।
तो इसको यहां से इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, होता क्या है ये, जरा इसके बारे में। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हुए उपयोग किया जाना, सतत विकास कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला हेडिंग डालो इसमें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के संबंध में किए गए प्रावधान, ठीक है। तो इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी UNO एफर्ट्स। बेटा भी डालना नहीं, ये मैं जो हेडिंग लिखाई है उसका नाम लिखा, UN एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें जो पहला प्रयास हुआ है उसका नाम लिखो UNCED, UNCED, जिसे हम लोगों ने कल थोड़ा सा देखा था। UNCED, इसके फुल फॉर्म बताओ जरा कोई लोग, इसकी फुल फॉर्म बताओ, कल ही पढ़ा है। फुल फॉर्म बताओ इसकी, किसी को याद है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो। यूनाइटेड नेशंस, सब लोग लिख लोगे, बोर्ड पे तो नहीं लिखना पड़ेगा, लिख लोगे ना, पहले तो लिखा है, लिखो। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हिंदी में क्या हो जाएगा? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। हिंदी में क्या लिख लोगे? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा? यहां से स्टार्ट करो, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, डेवलपमेंट मींस विकास, तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ठीक है, लिख लो हिंदी में, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ठीक है, ब्रेक बंद कर दो। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो
de Janeiro में, रियो डे जेनेरियो में 1992 में हुआ। ये ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में 1992 में हुआ। इसके तहत अर्थ चार्टर, यानी कि पृथ्वी घोषणा पत्र, अर्थ चार्टर ब्रैकेट में पृथ्वी घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसके तहत अर्थ चार्टर ब्रैकेट में पृथ्वी घोषणा पत्र को अपनाया गया। जिसे कॉमा करके, जिसे एजेंडा 21, जिसे एजेंडा 21, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। छोटा सा पॉइंट बना लो एजेंडा 21 और यहाँ पे इसके बारे में लिखो। हाँ, ये एक अबाध्यकर, ये एक अबाध्यकर कार्यवाही, अबाध्यकर कार्यवाही, वैश्विक अबाध्यकर वैश्विक कार्यवाही योजना, नॉन बाइंडिंग ग्लोबल एक्शन प्लान, अबाध्यकर वैश्विक कार्य योजना। इस तरीके से अबाध्यकर, मैं लिखा रहा हूं दोबारा, अबाध्यकर वैश्विक कार्य योजना। तो एजेंडा 21 छोटी सी आईडी पढ़नी, वहां पे क्या लिखोगे? यह एक अबाध्यकर वैश्विक कार्य योजना है, यह एक अबाध्यकर वैश्विक कार्य योजना है जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लाई गई, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लाई गई, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लाई। क्वेश्चन में पूछा जाता है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? क्वेश्चन किस तरीके से आता है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन क्या मिलेगा? सतत विकास। तो वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास। किसके तहत लागू किया गया? अनसेट 1992 के तहत। इसे क्या नाम दिया जाता है? अर्थ चार्टर। अर्थ चार्टर। 21 का संबंध क्या है यहाँ पे? 21वीं शताब्दी। 21 क्या है? 21वीं शताब्दी। जो वर्तमान में हमारी चल रही है क्या है? 21वीं शताब्दी। तो ये बेसिक बातें याद रखनी यहाँ पे। एजेंडा 21 का संबंध किससे बेटा? सतत विकास से है। 21 क्या है यहाँ पे? 21वीं शताब्दी है। और एजेंडा 21 की कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रही है? अनसेट 1992 से आ रही है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें, या पैराग्राफ बदल के लिखो, पैराग्राफ बदल के लिखो। अनसेट के परिणाम, यानी कि ये वाला जो एनसेट है इसके परिणाम, अनसेट के परिणाम डैश लगा के लिखना। अनसेट के परिणाम, अब इसके क्या क्या परिणाम है तो देखो यहाँ पे।
तो पहला क्या हो जाएगा एजेंडा 21, पर पहला परिणाम क्या हो जाएगा एजेंडा 21, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, एजेंडा 21। दूसरा क्या हो जाएगा UNFCCC, ठीक है। दूसरा क्या है UNFCCC। यहीं पे छोटी सी एक लाइन लिखो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। हाँ, UNFCCC क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। और इसी ने क्योटो प्रोटोकॉल को जन्म दिया, और इसी ने क्योटो प्रोटोकॉल, और इसी ने क्योटो प्रोटोकॉल को जन्म दिया, और इसी ने क्योटो प्रोटोकॉल को जन्म दिया। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, UNFCCC क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद CBD, इसको कल हम लोग पढ़ चुके हैं। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको कल पढ़ा है। UNCCD, ठीक है। अगला क्या है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, तो 5 इसके परिणाम है या आउटकम्स हैं या रिजल्ट है, जो भी करें। तो इन तीनों का संबंध किससे बेटा, अनसेट 1992 से संबंध है, ठीक है। इन तीनों का संबंध किससे है, इन 5 का संबंध किससे, अनसेट 1992 से। क्लियर। अगर आप में से पूछा जाए कि UNCCD की कॉन्सेप्ट कहां से संबंधित है, तो ये अनसेट 1992 से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आउटकम आ रहे हैं कब आ रहे हैं, 1992 में आ रहे हैं। ये सभी के सभी जो परिणाम मिल रहे हैं 1992 में मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। एजेंडा 21 के बारे में हमने देखा क्या है, ये आबादी का कार्य योजना है, वैश्विक कार्य योजना। किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। UNFCCC क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक तरीके की योजना ये भी है, और इसी ने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल को जन्म दिया। CBD के बारे में हमने कल डिटेल में देखा था। UNCCD, इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि एक तरीके से मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई एक योजना, ठीक है। तो ये मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई एक योजना है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये जो वन है, वनों का संरक्षण करना और सतत रूप से विकास करने से संबंधित है। तो ये जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है किससे संबंधित है, वनों के संरक्षण और वनों के सतत विकास से संबंधित है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये हो गया बेटा, इतने 5 ये 5 के 5 नाम लिख लेंगे। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे पहले वो ये है UNCCD। अच्छा, यहीं पे एक चीज और लिख लोगे, देखो फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है, वन, जिसको लिखना है लिख लो, वनों के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित, वनों के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित अबाध्यकर दस्तावेज, वनों के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित अबाध्यकर दस्तावेज। तो एक तरीके के दस्तावेज होते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो UNCCD से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज लिखना है यहाँ पे, भारत जो है इन दोनों का सदस्य है। भारत किनका सदस्य है, इन दोनों का, CBD और CCD का। भारत सदस्य देश है, ठीक है। अगला पार्ट इसी में है, ये दोनों क्या है, लीगली बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाध्यकर, मतलब इनकी बाध्यता है लागू करना। तो क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है बेटा, ये पूछा जाता है। तो लीगली बाइंडिंग है दोनों ये। देखो
अनसीबीडी और अनसीसीडी क्या है, भारत इनका सदस्य देश है और लीगली बाइंडिंग है। तो ये दोनों जो है लीगली बाइंडिंग होती है, अनसीबीडी और सीसीडी। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, नॉन लीगली बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग है ये भी, और ये भी क्या है, नॉन लीगली बाइंडिंग है। अबाध्यकार का मतलब है नॉन लीगली बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग। इसका मतलब ये था कि जो सदस्य देश है उन पे के सब तक बाध्यकारी है। ठीक है, तो सदस्य देशों पे बाध्यकारी कौन है, अनसीबीडी और अनसीसीडी, ये सदस्य देशों पे बाध्यकारी है। एजेंडा 21 यूएनएफसीसीसी और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सदस्य देशों पे अबाध्यकारी है। मतलब मैं तुमसे कोई काम लूं और तुमको करना ही करना है, तो वो क्या है, बाध्यकारी है। मैं तुम्हें कोई काम दूं, वो तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड हो, तो ये क्या है, अबाध्यकारी है। इसको इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो ये लीगली बाइंडिंग कौन सी है बेटा, दो है, सीबीडी और सीसीडी। यहाँ पे नॉन लीगली बाइंडिंग कौन कौन है, तीन है, एजेंडा 21 यूएनएफसीसीसी और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं इस तरीके से, कौन लीगली बाइंडिंग है और कौन नॉन लीगली बाइंडिंग है। तो अब हेडिंग डालो यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी। चलो, तो हम लोग बात करते हैं पहले यूएनसीसीडी, फुल फॉर्म लिखो पहले, यूनाइटेड नेशंस United Nations Conference on United Nations Conference to combat desertification, कॉम्बैट का मतलब लड़ना या निपटना, कॉम्बैट का मतलब क्या होगा, लड़ना या निपटना। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो किया गया सम्मेलन वो क्या कह रहा है, अनसीसीडी कराता है। ठीक है बेटा, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो किया गया सम्मेलन है वो क्या है, अनसीसीडी। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मरुस्थलीकरण। ये इतना लिखिए, ब्रैकेट में इसको हिंदी में लिखो, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन, ये अनसीसीडी कहलाता है। तो इसको पॉइंट में ही लिखते चलो, जैसे भी बताया था। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बना लो, ये लीगली बाइंडिंग है, तो लीगली बाइंडिंग। ठीक है, एडॉप्ट कब किया गया इसे, यानी कि इसे अपनाया गया, एडॉप्टेड ऑन 1994 में। प्रभावी कब हुआ, तो इफेक्टिव ऑन मतलब प्रभावी हो रहा है 1996 में। ठीक है, इंडिया रेटिफाइड मतलब भारत कब स्वीकृति दे रहा है, इंडिया रेटिफाइड इट दिसंबर 1996 में इसे सहमति दे रहा है। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ है, यहां पे लिखो, सचिवालय कहाँ है इसका, बॉन में है, बॉन BONN, बॉन कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, बॉन कहाँ है बेटा, जर्मनी में।
और यहाँ पे एक और चीज लिख लो 2006, ये क्या बनाया गया? हाँ इसी में है, अगला पॉइंट इसमें ऐड के बाद पॉइंट बना के 2006 को अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन साल के रूप में मनाया, 2006 ना साल की बात कर रहे हैं। तो 2006 क्या है बेटा? ये है क्या लिखेंगे इंग्लिश में लिखो, इंटरनेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। दो 2006 को अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण साल के रूप में मनाया जाता है, वर्ष के रूप में, ठीक है। तो 2006 को अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें देखो, जो UNCCD है इसका एक जो है फ्रेमवर्क की संरचना हुई है 2018 से 30 तक, 2018 से 30 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस दौरान यानी कि 2018 से 30 तक इसने LDN, ठीक है, यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन की समस्या है उसको निपटने से यानी उससे निपटने के लिए एक योजना या एक जो है प्लान बनाया, ठीक है। वो कब से कब तक के लिए बनाया? 2018 से लेकर 2030 तक के लिए, ठीक है। तो 2018 से लेकर 2030 तक के लिए बनाया। हाँ, क्या है ये? इसको लिखो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है। 2030 तक के लिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी और LDN बोला जाता है इसको शॉर्ट में, LDN। लैंड डिग्रेडेशन बेटा क्या है? ये मरुस्थलीकरण। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? यहाँ पे एक शब्द में समझिए क्या है? मरुस्थलीकरण, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2018 से 30 में UNCCD के द्वारा एक कार्य योजना प्रस्तुत करी गई। इसको इस तरीके से लिखना है। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख लो, इसको लिखने के बाद लिखने के बाद लिख लो इसको, मरुस्थलीकरण को न्यूट्रल करने के लिए UNCCD द्वारा 2018 से 2030 तक की अवधि के लिए एक सामरिक अवसंरचना प्रस्तुत की गई। अवसंरचना की जगह बेटा एक से तो लिख लो, इसको काट के अवसंरचना की प्रतिबद्धता कर लो। अवसंरचना की जगह क्या करो? प्रतिबद्धता कर लो। कमिटमेंट है ना एक तरीके का। जहां पे अवसंरचना लिखा है उसकी जगह क्या कर लो? प्रतिबद्धता कर लो, प्रतिबद्धता, ठीक है। तो ये UNCCD के बारे में UNCCD हो गया, आवाज आ रही?
टाइम कितना हुआ अभी? 10:34 हो गए। एक वहां पे नोट करके लिखो, डिजर्टिफिकेशन होता क्या है, जरा इसको भी लिख लो। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण होता क्या है, इससे भी ज्यादा छोटा सा हेडिंग यही तो बनाओ और लिखो मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन। देखो बेटा, किसी भी मरुभूमि, सुनो, किसी भी मरुभूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता घट जाना, किसी भी मरुभूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता घट जाना क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और घटती किसके कारण है? प्राकृतिक के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा घटती है, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा घटती है। तो इसे क्या बोलेंगे? मरुस्थलीकरण बोलेंगे। लिख लो इसको। मानवीय क्रियाकलापों और प्राकृतिक कारणों से, मानवीय क्रियाकलापों और प्राकृतिक कारणों से किसी मरुभूमि और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राई लैंड, किसी मरुभूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता, किसी मरुभूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता घटने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होगी। तो मरुस्थलीकरण क्या बोलोगे? कोई ऐसा क्षेत्र है, यानी मरुभूमि है, जिसकी क्या होगी? जैविक और आर्थिक उत्पादकता घट जाती है। किस कारणों से? मानवीय और प्राकृतिक कारणों से। तो उसे क्या बोलेंगे आप? मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसको पॉज करो। इसको पॉज करो।